नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में। जो घटना चक्र की श्रृंखला का हमने आगाज़ किया था, आज उसका दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 62 तक कवर किया था। आज इस श्रृंखला का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग 62 के बाद वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे आने वाली श्रृंखला को आप फॉलो करना चाहते हैं, हमारे साथ इस बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो था वो महामेघवाहन वंश तथा चेदी वंश दोनों ही से था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। तो ये चेदी वंश और महामेघवाहन वंश दोनों ही से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। 65 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया वो कौन थे। तो हूनों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त थे। हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हून आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूनों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। तो अपृहत जो कहा जाता था वो बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, को अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी कि टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगुन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो संयुगन ने 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री संयुगुन जो है 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम दोस्तों राज तरंगनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कलहन ने राज तरंगनी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह, जो कि 1128 से 1149 के शासनकाल में शासक रहे, उनके समय में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर जो शिक्षा का केंद्र था वो बिहार में अवस्थित था। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 के बीच थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी के बीच मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो अछूत की अवधारणा जो है वो उद्धृत हुई धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं, यानी कि निर्वसित जो है वो अस्पृश्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पीटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभास शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सबक मीर यानी सर्वकामिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, यानी कि राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 78 में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। तो सही सुमेलन इस प्रकार से है।
महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी में ही निर्मित हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पत्तनम या मृगदाव सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी षोडश महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा स्थापना की युग का जो है युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा
बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, उसका कारण था बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी की वरीयता का क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों का प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। 88वां प्रश्न कथन और कारण वाला है। पहला कथन ए है, 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। और कारण दिया हुआ है, महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व था। मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, राजगृह। चलिए इसका विस्तृत विवरण देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदायन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी राजगृह या वैशाली। अच्छा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मगध के बाद नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला राजवंश था मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पांडुक, पांडुगति, भूपाल, राष्ट्रपाल,
गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वो है विशाखादत्त। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख होता है, देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन राजा घनानंद था। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में था वो लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बूंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बूंदी बाग के नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य क्यों ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की ही पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा है? तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था।
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुस्यास्प से इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है, जिससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोग्गालिपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी, 8वां सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी थी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कर्निंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक का धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासीनवे बहुक्याने दयादाने सोचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल से संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने खुद मगध का सम्राट बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेख में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के शिलालेख को पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में न होने के कारण इसका आंसर ऑप्शन ई है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है जो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या करता है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो राइट आंसर जो है एकाम्बरेश्वर मंदिर होगा, जो कि कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका स्थल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय समूह नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन की दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 वर्गों में जो समाज का विभाजन मिलता है वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं
और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो इसमें केवल एक ही मिलान सही है, जो कि है ऑप्शन बी। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी, यही एक ऑप्शन सही है। यहाँ आप देख सकते हैं सही युग में इस प्रकार से है। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। सम्रांगण सूत्रधार जो है राजा भोज ने लिखा है। मनसोल्लास सोमेश्वर तृतीय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देख लेते हैं इसका डिटेल। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस यानी कि डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को जिस शासक ने अपनी राजधानी बनाई, विकल्प के अनुसार इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का व्यापक पैमाने पर प्रचलन विम कड़फिसेस ने किया था। यह कुषाण वंश का शासक था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कड़फिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की गंधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला है गंधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क ने आयोजित करवाई थी कश्मीर में। नेक्स्ट इसका डिटेल्स देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर व्यापक विचार किया गया तथा प्रत्येक पीटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत राजा था अवंती का। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारन बख्ता से वत्स नरेश उदयन का विवाह किया था। वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भाष रचित रत्नवास वदता नामक नाटक में है।
आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश वर्मन द्वारा। हून राजा तोरमान जो है प्रकाश वर्मन औलिकर राजा द्वारा पराजित हुआ था। हून राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश वर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हून आक्रमण का नेता तोरमान था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ इसका उल्लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरन की 2 मुहरें मिली हैं। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन का उल्लेख जो है ये समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख में उल्लेखित है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन का उल्लेख जो है ये भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख में उल्लेखित है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग के वंश बाद जो है कण्व वंश का शासन भारत पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल के बचपन की शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन
किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसमें से राइट आंसर जो है ऑप्शन ई है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाने वाला बंदरगाह कौन सा था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ या भड़ोच था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो राइट आंसर गुप्त वंश है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग थी। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो साष्टांग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उड़ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भगवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान जो थी वो गुप्त वंश की थी। भगवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह जानकारी देने वाले विद्वान आर्यभट्ट थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। शौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है।
इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईसा पूर्व श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है। 275 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल के करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालिक मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या थानेसर ने में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ह्वेनसांग की यात्रा के दौरान सूती कपड़ा मथुरा में जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाण कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। कवि बाण पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा महाविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 694 ईस्वी के लगभग सुमात्रा से होता हुआ वह चीन लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी।
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल 780 से 810 ईस्वी पाल वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिंचक गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। तो ये ताम्रपत्र से पता चलता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव से अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु उसने अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था और यही जो है इसके स्थापत्य में सहयोगी थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये धर्मपाल है। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल हैं। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो कि उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदंब का उल्लेख जो है ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी।
इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढुंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी हैं। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नवास वदता के लेखक कौन हैं? तो स्वप्नवास वदता के लेखक भास हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा योगंधरा नारायण, दूसरा है स्वप्नवास वदता, तीसरा है उरुभंग, चौथा है दूतवाक्य, पांचवा है पंचरात्र, छठा है बालचरित, सातवां है दूध घटोत्कच, आठवां कर्णभार, नवां मध्यम व्याय योग, 10वां है प्रतिमा नाटक, 11वां अभिषेक नाटक, 12वां है अविमारक एवं 13वां है चारुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति, चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीय पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लेखक भारवी हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक जो हैं भारवी हैं। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल काल अपने ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा बी,
मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था वो चोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये बौद्ध धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, जो कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है, ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, वे कौन हैं? तो ये इसका राइट आंसर है अलार कलाम एवं रुद्रकराम पुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रकराम पुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर है तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथ में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है अकबर। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की।
इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे समन्वय सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन-ए-इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है शिवाजी के मंत्री परिषद में राज्य प्रबंध में सहायता कर। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य अथवा मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा शुरू नवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर-ए-नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। जंभृग ग्राम में महावीर ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभृग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे कैवलीन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कौलिय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है। कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये किया गया था राजगृह में। यह संगति मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगृह में आहूत की गई थी। सूत्रों के अनुसार राजगृह में यह संगति सप्तपर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, विप्पल पर्वत या गृद्धकूट में शुरू हुई थी। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कौटिल्य। कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र राजनीति के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा कहा जाता है, कि दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों के द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। धायत्व है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इसकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? तो रोमिला थापर ने इस तथ्य में विश्वास किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं: संधि विग्राहक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक आदि। बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर होगा भारत जावा कला का। बाराबुदूर या बोरोबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8 से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो राइट आंसर है 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार का जन्म 558 से 59 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये विजित की गई खारवेल के द्वारा। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित
गोरथागिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये थी अभी वाली क्लास, जिसको हमने कुल इसमें जो है 180 प्रश्न थे जो प्राचीन भारत के आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी अगली कड़ी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, तो अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास को कवर किया जाएगा और इस किताब को जो है, इस पुस्तक को संपूर्ण रूप से हम लोग कवर करेंगे साथ में मिलकर। तो वीडियो पे आप लोग आए इसके लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।